2011 में जब डायग्नोसिस हुआ कि एक पिट्यूटरी एडिनोमा मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड में है, उसका सर्जरी एडवाइस किया गया मुझे, लेकिन वो ट्यूमर पूरा नहीं निकल पाया क्योंकि वो ऐसी सेंसिटिव जगह था कि पूरा निकालना मेरे लिए रिस्की था। मैं पैरालाइज हो सकता था, मेरे ब्रेन में कुछ दिक्कतें आ सकती थी। आपने ये ब्रेन ट्यूमर पे जो विजय प्राप्त की वो आपने क्या डाइट थे? लाइफ स्टाइल में चेंजेस किए, अपने खान पान में, अपनी डाइट में और अपनी पूरी जीवन शैली में मैंने आमूल चूल परिवर्तन किए और उसका ये परिणाम है कि मैं अभी बिल्कुल फिट हूँ और मैराथन भी दौड़ता हूँ। कम खा के आदमी नहीं मरता, ज़्यादा खा के मरता है। जंगलों में आदि मानव के पास कोई किचन नहीं हुआ करते थे, तो बाकी रसोई इतनी नुकसानदायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। भगवान की बनाई हुई रसोई है, ईश्वर ने हमारे लिए खाना बनाया है, हम वो ग्रहण करें उसी स्वरूप में जिस स्वरूप में परमात्मा ने बनाया। नमस्कार, हेल्दी बाइट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच बहुत ही खास शख्स है, लाफिंग बुद्धा स्वामी उज्ज्वल जी। स्वामी उज्ज्वल जी एक इंटरनेशनल हेल्थ और हैप्पीनेस कोच है। स्वामी जी, आप इतने इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बड़ी पहचान आपने बनाई, तो आप आपने ये कैसे किया? हाँ, यात्रा तो इंदौर ही से शुरू हुई और हेल्थ की जर्नी ऐसे शुरू नहीं हुई। मैं एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गया था, पिट्यूटरी एडिनोमा था मुझे। एक ट्यूमर के कारण मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई और आज मैं उसी बीमारी को हरा करके आज मैं इंटरनेशनल लेवल पे इसलिए जाना जाता हूँ कि मैं हेल्थ क्लब का संचालन करता हूँ और एक हमारा लाफ्टर क्लब भी है, मनपसंद लाफ्टर योगा क्लब, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 2015 में। उस क्लब का मैं संचालन करता हूँ वर्तमान में। और लाफ्टर योगा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसका मैं एम्बेसडर हूँ इंडिया के लिए। और मध्य प्रदेश शासन का एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है, उसका मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। एक हैप्पी बिजनेस कम्युनिटी है इंटरनेशनल लेवल पे हमारा ग्रुप है, उसमें भी मैं फाउंडर हूँ। और इस प्रकार से हेल्थ के लिए गतिविधियाँ करता रहा हूँ, तो आज देश दुनिया में लोग पहचानते हैं थोड़ा बहुत। दोस्तों, हम लोग छोटे छोटे बीमारियों, डायबिटीज़, हाई बीपी, ये सब चीज़ के बीच में हम लोग परेशान हो जाते हैं। पर हमारे साथ में ऐसे शख्स बैठे हैं जिन्होंने ब्रेन ट्यूमर पे विजय प्राप्त किया है और आज पूरे दुनिया भर में हैप्पीनेस और हेल्थ का संदेश फैला रहे हैं। तो स्वामी जी, कैसे प्राप्त किया आपने उसके ऊपर विजय? मैंने कैसे विजय प्राप्त की, ये एक लंबी यात्रा रही दिव्य जी। 2011 में जब डायग्नोसिस हुआ कि एक पिट्यूटरी एडिनोमा मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड में है, उसका सर्जरी एडवाइस किया गया मुझे। और 2011 में जब वो सर्जरी किया गया और वो एम्स में हो सकता था ऐसे बताया गया, लेकिन वो मुंबई में मेरा सर्जरी हुआ। लेकिन वो ट्यूमर पूरा नहीं निकल पाया क्योंकि वो ऐसी सेंसिटिव जगह था कि पूरा निकालना मेरे लिए रिस्की था। मैं पैरालाइज हो सकता था, मेरे ब्रेन में कुछ दिक्कतें आ सकती थी, तो वो ट्यूमर बचा हुआ रह गया। और मुझे कहा गया कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को अगर नहीं करते हैं ठीक, तो ये ट्यूमर फिर से ग्रो कर सकता है। और रेडिएशन का भी मुझे एडवाइस किया गया, तो फिर मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को बदला और फिर वो मेरी विजय की यात्रा इस प्रकार से शुरू हुई। कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस है, क्या परिवर्तन आपने लाया ताकि आप इस ब्रेन ट्यूमर पे विजय प्राप्त कर पाए? जैसा कि मैंने बताया दिव्य जी कि 2011 में जब वो ऑपरेशन किया गया तो कुछ बचा हुआ हिस्सा उसका रह गया था और उसको निकालना मुमकिन नहीं था। तो या तो मैं रेडिएशन पे जाता, जो मेरी काउंसलिंग की गई, मुझे डॉक्टरों ने समझाया कि इस प्रकार से आप रेडिएशन करेंगे तो आप जो है वो ट्यूमर आपका दोबारा नहीं बढ़ेगा। लेकिन रेडिएशन में ये खतरा मौजूद था कि वो मेरी पूरी जो पिट्यूटरी खराब हो जाती, उसके सारे हार्मोन के फंक्शन मेरे प्रॉपर नहीं रहते और मतलब मैं ब्रेन स्ट्रोक भी भविष्य में कभी हो सकता है, इसके भी खतरे थे। तो मैंने रेडिएशन के विकल्प को नहीं चुना, मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस किए, अपने खान पान में, अपनी डाइट में और अपनी पूरी जीवन शैली में मैंने आमूल चूल परिवर्तन किए और उसका ये परिणाम है कि मैं अभी बिल्कुल फिट हूँ और मैराथन भी दौड़ता हूँ। हम लोग ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने ये ब्रेन ट्यूमर पे जो विजय प्राप्त की वो आपने क्या डाइट थे और एक्सरसाइजेस, और क्या आपने मेंटल हेल्थ के लिए आपने क्या उपचार किया कि आप इतने फिट आज रह पाए और इतने खुशियाँ सबसे बांट रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा दिव्य जी की डाइट, एक्सरसाइज, ये दो चीज़ें अपने आप में इतनी परिपूर्ण है कि आपको तीसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेंटल हेल्थ भी आपका मायने रखता है, लेकिन जब आप सबसे पहले डाइट में चेंजेस करते हैं तो
जैसा आपका आहार होगा वैसा आपका मन बनता है। तो मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डाइट को चेंज करेंगे, आप में सब परिवर्तन अपने आप घटेंगे। मैंने 2011 में जब मुझे सर्जरी के बाद ये कहा गया कि ये ट्यूमर फिर से बढ़ सकता है, तो मैं नहीं चाहता था कि वापस से 6, 7, 8 महीने की वही सब जांच की प्रक्रियाएं और वापस मुझे ऑपरेशन टेबल पे लेटना पड़े या रेडिएशन की उस तकनीक से गुजरना पड़े जिसके इतने भयंकर साइड इफेक्ट है कि मेरी पिट्यूटरी पूरी खराब हो जाए। तो इस कारण से मैंने डाइट को चेंज करने का निर्णय लिया। और मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो मोटे मोटे तो जानकारियाँ मुझे थी कि मीठा नहीं खाना चाहिए या घी, तेल, शक्कर, नमक इनका संयम से उपयोग करना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैंने खूब गूगल किया, इंटरनेट का मैं बड़ा शौकीन रहा, खूब गूगल किया, रिसर्च किया, बहुत सारी बुक्स का स्टडी किया क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सवाल था। और अल्टीमेटली फिर मैंने ये पाया, मैं मौन में रहता था, एकांत में रहता था, ऐसी प्राकृतिक वातावरण में चले जाता था। जंगलों में भी कभी कभी ऐसे आसपास नियर बाई गाँव में चला गया, जंगल में, वहाँ देखता था मैं कि पशु पक्षी कैसे जीते हैं। तो कई बार मैंने देखा बंदरों को या चिड़ियाओं को, वो प्राकृतिक जो उनको उपलब्ध रहता है वो खाना खाते हैं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि 84 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं। जैन धर्म मेरा जन्म हुआ, सभी प्रकार के प्राणी अपना भोजन जो है वो कोई बनाता नहीं किचन में, प्राकृतिक रूप से परमात्मा ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने जो भोजन उनके लिए परमात्मा अस्तित्व ने बनाया वही भोजन वो लेते हैं। तो मनुष्य को क्यों भोजन बनाने की जरूरत है? तो मैंने सोचा कि प्राकृतिक रूप से हमें भोजन करना चाहिए। तो फिर प्रकृति से जो आहार आता है इसमें मैंने फोकस शुरू किया। बेसिक मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि परमात्मा ने, अस्तित्व ने, प्रकृति ने जिस स्वरूप में भोजन बनाया है वो कच्चा उसे खाना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले वो शुरू किया और उसके परिणाम चमत्कारिक रूप से आना शुरू हुए। तो दर्शकों, आप सब देख सकते हैं कि जैसे उज्जवल जी ने कहा, उन्हें प्रकृति में, जंगल में रहने से बहुत प्रसन्नता मिलती है। और आज भी हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं एक बहुत ही प्राकृतिक, बहुत ही हरियाली वाली जगह में, जैसा हम देख सकते हैं, जिसको हम सिटी फॉरेस्ट बोलते हैं इंदौर में। आप प्राकृतिक अनकुक्ड भोजन का सेवन करते हैं, तो क्या 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 चीज़ उसमें होती है? आप कितने समय खाते हैं और कितने समय से आप ये डाइट को फॉलो करते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जिसका आप सेवन करते हैं? मैं समझता हूँ कि डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, और डाइट से आशय आहार जो हम कहते हैं, और आहार में आप क्या खाते हैं, आप कब खाते हैं, आप कितना खाते हैं, आप कैसे खाते हैं, ये सब चारों बिंदु आते हैं। तो क्या खाते हैं में मेरा मुख्य ध्यान इस बात पर था कि जो भी मैं इस शरीर के अंदर अब डालूं वो शुद्ध रूप से प्रकृति के द्वारा जिस प्रकार से वो बना है लगभग उसी स्वरूप में वो पहुँचे। प्रयास तो मेरा यही रहता था कि 100% जैसा प्रकृति ने बनाया उसी स्वरूप में पहुँचे। तो मैं मोस्टली कच्चा खाना खाता हूँ, रॉ फूड अनकुक्ड लेता हूँ मोस्टली। पर कई सब्जियां ऐसी हैं जो आप कच्चा नहीं खा सकते, तो उनको थोड़ा सेमी बॉईल कर लेता हूँ, थोड़ा स्टीम कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्प्राउट के फॉर्म में ले लेता हूँ, लेकिन प्रोसेसिंग जो होती है उसकी कम से कम करता हूँ। तो क्या खाते हैं का उत्तर ये है कि मैं प्राकृतिक स्वरूप में, या जितना नज़दीक हो सके प्राकृतिक स्वरूप के, उतना नज़दीक का आहार लेता हूँ। कब खाते हैं, इसमें मैंने ये प्रयोग किया कि जंगल में जब मनुष्य रहता था, क्योंकि जंगल का ये जीवन है, अभी जंगल में ही खड़े हैं, सिटी फॉरेस्ट में 6 बजे के लगभग या सूर्यास्त के बाद तो अंधेरा हो जाता था, तो वहाँ खाने का सवाल ही नहीं था। आदि मानव उस समय खाना नहीं खा सकता था। भोजन मनुष्य कब करता था? जब उसको रोशनी मिलती थी। तो मैंने अपने जीवन में ये परिवर्तन किया कि सनलाइट के बाद भोजन नहीं, सनलाइट यानी सूर्यास्त हो गया तो भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदि मानव जंगलों में भोजन नहीं करता था। उसको डर लगता था कि शेर आ जाएगा, सांप बिच्छू रहेंगे। तो प्राकृतिक जो जंगल में जानवर जिस प्रकार से जीते हैं वैसा जीवन अपना है आज की तारीख में। तो आहार मैंने वो लेना शुरू किया जो भगवान ने जैसा बनाया उस स्वरूप में। किचन की जरूरत नहीं है, इवन माँ की रसोई भी मैं समझता हूँ प्राकृतिक नहीं है। डाइट में ऐसा होता है, खान पान जो हम कहते हैं, कि एक तो होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है जो कंपनी से बन के आ रहा है, किसी फैक्ट्री में बन के आ रहा है, उसको मैं कहूँगा बिग क्रॉस, कभी भोजन को लेना नहीं। दूसरा है प्रोसेस्ड फूड जो घर में हम बनाते हैं, किचन में बनता है, हम कहते हैं तो माँ के हाथ का खाना है, बहुत अच्छा है,
माँ की ममता का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जंगलों में आदि मानव के पास कोई किचन नहीं हुआ करते थे, तो माँ की रसोई इतनी नुकसानदायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। भगवान की बनाई हुई रसोई है ये, ईश्वर ने हमारे लिए खाना बनाया है, हम वो ग्रहण करें उसी स्वरूप में जिस स्वरूप में परमात्मा ने बनाया है, उसके करीब ले जा करके लगभग ऑलमोस्ट उतना ही ले, प्रोसेसिंग कम से कम करें। एक कितना खाना है आपको ऐसा लगे कि हाँ अब पर्याप्त है, बस उतना। लेकिन जब हम मीठा खाते हैं तो क्रेविंग होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो ये अत्यधिक खा लेना, कम खा के आदमी नहीं मरता, ज़्यादा खा के मरता है। तो हमको कहीं ना कहीं एक इसका भी ख्याल रखना है कि हमारी भूख से थोड़ा कम खाना है, क्योंकि क्या होता है कि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने में हम चबाते हैं खाने को, जब खाते हैं तो ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचने में कि अभी हमारा पर्याप्त हो गया, थोड़ा समय लगता है। इस दरमियान हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो थोड़ा खूब चबा के खाएं, तो ऑटोमेटिक आप धीमा जब खाएंगे तो ऑटोमेटिक कुछ समय में आपको संतुष्टि का एहसास होगा। तो कितना खाने का जवाब हो गया, क्या खाना हो गया, कब खाना हो गया, कितना खाना, कैसे खाना। कैसे खाना में माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए। आप मल्टीटास्किंग करने की बड़ी आदत है आज की जनरेशन को, मल्टीटास्किंग। आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, उसके साथ आप खाना भी खा रहे हैं। माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए, क्योंकि जैसे डॉग को भी, मेरे पास पेट्स हैं, मेरे पेट को, ये मेरे पालतू डॉग को मैं कुछ खाना देता हूँ, स्ट्रीट डॉग को भी जब देते हैं तो वो वही चीज़ खाता है जो उसे खाने के लिए उसकी बॉडी को सही है, उसकी समझ जानवर में होती है। सही बात। हमें बुरा लग सकता है किसी को, लेकिन हमारी नहीं। समझ जो है उस जानवर से भी शायद कम हो गई है, कि हम क्रेविंग के कारण खा लेते हैं। जानवर वो चीज़ रिजेक्ट कर लेगा, उसकी बॉडी के लिए ठीक नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको वही खाना खाना चाहिए, जैसे हमको माइंडफुल खाएंगे तो हमको मालूम रहेगा कि क्या खाना है, और आपके अंदर आप देखोगे भोजन को तो ऑटोमेटिक वो खाने का मन होगा जो आपकी बॉडी को जिसकी नीड है ना। पर अनहेल्दी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, वो गुलाब जामुन और पिज्जा बर्गर भी उसको अनहेल्दी बॉडी भी अट्रैक्ट करेगी, वो खा लेगा। लेकिन हेल्दी बॉडी को मालूम रहता है वो उसको खींचेगा ही नहीं। इस पर साइंटिफिक रिसर्च है। कई बच्चों को एक जगह जाकर के बहुत सारी डिशेस के बीच रख दिया गया, जिस बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी थी वो वही वाला फूड ले रहा है जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, और जिसमें आयरन की कमी थी वो वही वाला फूड ले रहा है जिसमें आयरन। बच्चों को ऑटोमेटिक वो टेस्टी लग रहा है। तो हमको मौका देना चाहिए अपने शरीर को, तो वो कब होगा जब माइंडफुल ईटिंग करेंगे। तो कैसे खाएं, उसमें ये है कि आप बिल्कुल होशपूर्वक खाएं, बेकार ना टालें। शब्द कहते हैं ना पेट पूजा, वाकई में पेट को भोजन देना इस शरीर को, परमात्मा का ये पूरा मंदिर है, वैसे हाँ। इसको भोजन देना पूजा है। पेट पूजा शब्द बड़ा अच्छा है, जी। मैं इसको कहूँगा पूजा है, पेट की पूजा है, भोजन ग्रहण करना पेट की पूजा है। जो आपने बोला ये अनप्रोसेस्ड फूड आप जो खाते हैं, तो एक समय में खाने में आप उसमें क्या-क्या ग्रहण करते हैं? तो आप अगर थोड़ा उस पे रोशनी डाल सकें। मैं शुरुआत लगभग 11-12 बजे के लगभग में, ब्रेकफास्ट स्किप करता हूँ मैं, जी। क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग को मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ। तो 11-12 बजे के बाद एक्सरसाइज करने के बाद, मतलब लंबी मेरी है, लंबा एक्सरसाइज का शेड्यूल रहता है, लगभग 11 से 12 के बीच में लगभग मेरा पहला भोजन शुरू होता है। और उसमें मैं कच्ची चीज़ें खाता हूँ। इसमें ककड़ी है, गाजर है, मूली है, टमाटर है, जो भी कच्चा कच्चा रहता है। जी। और फ्रूट्स भी ऐसे हो सकते हैं जो मीठे ना हो, क्योंकि ये जो भ्रम, नेचुरली हाँ नेचुरल। ये जो भ्रम है ना कि हमको मीठा जो है वो हम खा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स तो खा सकते हैं। तो फ्रूट्स के बारे में लोगों को ये भ्रम है कि हम फिर एप्पल भी खा लो, फिर केला भी खा लो, फिर ऑरेंज भी खा लो। इतने सारे आदि मानव को जंगल में इतने सारे फ्रूट्स एक साथ उपलब्ध नहीं थे। तो फ्रुक्टोज भी शुगर का ही एक स्वरूप है, जी। और वो बम्बार्डमेंट आप करोगे, लोग कहते हैं फ्रूट चाट खाते हैं हम सब, तो तमाम तरह के फ्रूट्स की मीठी मीठी, वो मीठे मीठे फ्रूट्स की चाट खा लेते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं कच्चा खाता हूँ, गाजर मूली टमाटर जो मैंने बताया, लेकिन फ्रूट्स भी लेता हूँ तो मैं मीठे फलों को बहुत कम मात्रा में लेता हूँ, ज़्यादा कदा लेता हूँ। और जो भी मेरा एक सिंपल प्रिंसिपल है, जो भी मीठा लगे सावधान हो जाओ, जो भी भोजन मीठा लगे सावधान हो जाओ। हाँ, कसेला लगे आप ले सकते हैं, खट्टा लगे आप ले सकते हैं, कड़वा लगे आप ले सकते हैं, अगर वो खाद्य पदार्थ है तो कड़वा लगे खाद्य पदार्थ है ले सकते हैं, और बिना स्वाद का लगे वो भी ले सकते हैं। कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जी। जो मीठे नहीं होते, वो स्वादविहीन होते हैं, लेकिन उनकी बड़ी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, उनका जो पोषक महत्व होता है, तो वो आप ले सकते हैं। तो कच्चा खाना लेता हूँ मैं, जो वाटर कंटेंट जिसमें ज़्यादा रहता है वो मैं डे टाइम में लेता हूँ, और सॉलिड फूड जो है वो इवनिंग मील में मैं जो
5-6 बजे के आसपास मेरा होता है। उस समय मैं थोड़ा सॉलिड वो लेता हूँ जिसमें वाटर कंटेंट कम हो, ताकि रात को आपको वाटर कंटेंट की वजह से आपको वॉशरूम फ्रिक्वेंसी आपकी ना बढ़े रात को। तो उज्जवल जी, जैसे आपने बोला कि आप कच्चा खाना खाते सुबह खाते हैं और जो वाटर कंटेंट वाला है वो ज़्यादा आप सुबह खाते हैं। पर हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप और थोड़ा ग्रेन्स और ये सारे खाने का भी आप सेवन करते हैं, और क्या है और कैसा है? बिल्कुल सही है आपका सवाल, क्योंकि इससे पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला है। मिनरल्स मिल जाएंगे आपको जी। कच्चा खाने से, तो वो कच्चा खाना मैं मॉर्निंग या मेरा जो फर्स्ट मील होता है तब मैं लेता हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं ग्रेन्स, तो मैं अवॉइड करता हूँ। गेहूँ को तो मैं मोस्टली कम से कम मात्रा में लेता हूँ, यदा कदा कभी ओकेजन नहीं रहा तो कभी कभी परिस्थिति बनी तो लेना पड़ सकता है। बाकी मिलेट्स लेता हूँ, स्प्राउट करता हूँ मैं। जी। स्प्राउट करता हूँ, उसमें स्प्राउट में बहुत सारे जो जो मोटे अनाज है कुछ वो भी उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। एक तो ये, और पीनट्स लेता हूँ मैं, ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ, नट्स नट्स एंड सीड्स है वो लेता हूँ मैं। हम्म। और हाँ, एवोकाडो मुझे मिल जाता है कई बार, जहाँ जावे भी तो मैं लेता हूँ, वो लेता हूँ। और कोकोनट का मैं अच्छा इस्तेमाल करता हूँ, मतलब जो ड्राई कोकोनट है उसका भी इस्तेमाल करता हूँ। और अगर वो वाला मिल जाए बिल्कुल उसका कच्चा मलाई वाला, सब कुछ। वो वाला भी लेता हूँ। और ड्राई कोकोनट अगर वो ना मिले तो ड्राई कोकोनट में पर्याप्त मात्रा में लेता हूँ। तो उज्जवल जी, हम लोग को सुनने में ये भी आया है कि आप दिन में एक बार खाना भी, और सिर्फ हवा पानी रोशनी पे भी आप ने पूरा दिन निकाला है, तो आप भी उसके उसके लिए भी कुछ बताइए, कैसे किया आपने? एक लंबे समय तक मैंने ये प्रयोग किया था कि मैं सोचता था कि कई बार जंगल में जब आदमी रहता था तो उसको पूरा भोजन जरूरी थोड़ी कि मिल जाए, कई बार नहीं मिलता था, कई कई दिनों तक उसको उपवास करना पड़ता था, तब भी वो सरवाइव करता था। तो मैंने अपने आप के साथ प्रयोग किया और मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम कहते हैं वो मैंने प्रारंभ किया। और सिंपल प्रोटोकॉल था 6 to 8 वाला, 16-8 वाला प्रोटोकॉल मैंने हम्म। फॉलो किया कि 16 आवर्स का फास्टिंग और 8 आवर्स का ईटिंग विंडो, कि 8 घंटे के अंदर आप अपना भोजन करें और 16 घंटे जो है आप फास्टिंग पे रहें। जी। तो 10 बजे से 6 बजे के बीच में मैंने वो किया, तो उससे मुझे काफ़ी लाभ मिला। 10 बजे मैं अपना भोजन शुरू करता था, पुराना समय की बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने उसको एक्सट्रीम किया, 10 बजे शुरू करता था, शाम को 6 बजे तक केस फिनिश कर लेते, 8 घंटे में मेरा ईटिंग विंडो में हो जाता था। बाकी फास्टिंग 16 घंटे का होता था, इससे मेरे को फ़ायदा मिला। तो फिर मैंने उसको थोड़ा एक्सट्रीम इंटरमीडियंट फास्टिंग को एक्सट्रीम किया, 16 की जगह 18 आवर्स का फास्टिंग किया, 20 आवर्स का किया, 22 आवर्स का किया। और मैं 1 मील ए डे पर गया। जी। ये मैंने 2-3 सालों तक किया। ओमेड डाइट उसको कहते हैं, 1 मील ए डे। उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। इससे क्या ऑटोफेजी जो होती है बॉडी में, हम्म। जिसको अपन कहें, नोबेल प्राइज़ भी इसको मिला है, स्वभक्षण कह सकते हैं। तो 1 मील ए डे मैंने किया। तो उस समय मैं केवल एक बार भोजन करता था। और आपने कहा कि हवा पानी रोशनी पे जिंदा रह सकता मनुष्य, बिल्कुल रह सकता था। जब मैं एक बार भोजन करता था तो मुझे कई बार शुरुआत में क्रेविंग होती थी। तो जी। मैंने प्रयोग किया कि मैं अपने घर की छत पर, मैं उस समय हॉस्पिटल में रेलवे में सेवा देता था, तो एक बड़ी लंबी छत थी, तो मैं वहाँ पूरा शर्ट उतार करके और केवल मेरा हाफ पैंट पहनता था और पूरा धूप में लेट जाता था जब भूख लगती थी। तो मैंने ये पाया कि मेरी भूख जो वो कम हो जाती थी। तो मैंने कहा ये क्या कनेक्शन है। तो सनलाइट से भी हमको ऊर्जा मिल सकती है, ये मेरी बॉडी ने उस समय रिकॉग्नाइज किया, पहचाना। और मैंने उस चीज़ को फिर और ज़्यादा उस पर मैंने ध्यान देना शुरू किया। और फिर मैंने जब भी मुझे भूख लगती थी तो मैं धूप में जाके लेट जाता था और केवल बरमूडा पहनता था जी। और पूरा बदन उघाड़ा करके मैं लेटता था ऐसा। तो मेरी भूख कम हो जाती थी। और प्राकृतिक, जैसे यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट है, वहाँ पे नेहरू पार्क करके एक जगह थी रीगल स्क्वायर के उधर, वहाँ पे मैं जाकर के ताज़ी हवा में पेड़ पौधों के पास जाके लंबी लंबी सांसें लेता था, तो भी मेरी भूख कम हो जाती थी। तो मैंने पाया कि बॉडी जो है वो न्यूट्रिशन हवा से ले सकती है, सूरज से ले सकती है, और पानी से भी हमको न्यूट्रिशन मिलता है। तो मैं सनलाइट के अंदर धूप, जी। पानी, कांच के गिलास में पानी भर के वो सनलाइट में रख देता था, और वो सनलाइट से वो पानी चार्ज होता था, उसका सेवन करता था। तो इससे मुझे कम कैलोरी में काम हो जाता था। मैंने पाया, जो कहते हैं 2000 कैलोरी हमको मनुष्य को चाहिए, मैं पाता था कि 1100 कैलोरी में मेरा बढ़िया काम चलता था। उसमें मैं रनिंग भी करता था, साइकिलिंग भी अभी भी करता हूँ। वो मैंने किया है, 2-3 साल तक किया है। उसके बाद किन कारणों से मैं 2 मील पे आया हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1 मील मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव रहा, पर 2 मील पे वर्तमान में मैं 2 मील पे हूँ, लेकिन इंटरमीडियंट फास्टिंग मेरा जारी है। हम लोग आजकल आम जिंदगी तो ऐसी हो गई कि हम लोग जैसे ही उठते हैं हम लोग खाना हमारा चालू हो जाता है, और रात तक सोते वक्त हम लोग का खाना चलता रहता है। तो एक
एक मील खाना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है। तो आप ये बताइए, आप 2 वक़्त के खाने पे कैसा है? हाँ, आपका सही सवाल है। 1 मील अ डे मैं समझता हूँ, अभी भी मैं उसे आइडियल मानता हूँ। लेकिन जो इंडियन कंडीशंस हैं, एक मेरे फ्रेंड हैं अमन रा, आप गूगल करके देख सकते हैं, मेरे जी, सोशल मीडिया फ्रेंड हैं, वो पूरे वर्ल्ड में बड़े फेमस हैं वो, डेड लिफ्टिंग के वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं, रा वीगन उनका डाइट है पूरा, और हमारी अच्छी मित्रता है। पर वो 1 मील अ डे लेते हैं, वो जंगल में ही रहते हैं, इसी प्रकार के जंगल में रहते हैं वो और उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनके साथ वो वहीं रहते हैं। और अमन रा जो है, उनसे मेरा संवाद भी अदा करता सोशल मीडिया पे होता है। तो वो फिजिकली भी बड़े फिट हैं, उनके मसल्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन वहाँ पर 1 मील अ डे में आपको अगर बहुत स्ट्रिक्टली आपको 1 मील अ डे फॉलो करना है तो न्यूट्रिशन पूरा मिलना चाहिए, जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, नेचुरल। मिनरल्स मिलना चाहिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब मिलना चाहिए। इंडियन सर्कमटेंसेस में मैंने वो ट्राई किया, तो यहाँ पर मैं कई बार मैं हेल्दी फैट ढूंढ रहा था, जो कि रॉ वीगन हो गया ऑलमोस्ट। मैं भी तो मैं एवोकाडो ढूंढते, एवोकाडो नहीं मिलते। तो क्योंकि हेल्दी फैट में तो आपको वो फैट कौन सा मिलेगा, तो वो बहुत सारा घी खाओ, वो मैं नहीं कर सकता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने की वजह से फिर मैंने सोचा कि 1 मील से मेरे को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी थोड़ी थोड़ी मैंने अपने बॉडी में फील की। तो उसके बाद मैंने 2 मील किया, और 2 मील को भी मैंने बहुत शॉर्ट विंडो में रखा। जो आप कह रहे हैं अभी आपने कि सुबह इंडियन लोग या विदेशों में भी लोग, हर जगह लोग, तो जीवन का टेस्ट ही ऐसा है कि सुबह 7 बजे खाना शुरू होता है तो रात को 10-11 बजे तक खाना चलता ही रहता है। तो ईटिंग विंडो इतना लंबा ईटिंग विंडो, जब रात को सोते हैं तब भी नहीं खाते, बस वहाँ पे भी सपने में गुलाब जामुन खा रहे हो तो मैं नहीं मानता। तो ये स्थिति है, तो 2 मील पे मेरे को इसलिए आना पड़ा। आइडियली अभी मैं 1 मील को रिकमेंड करता हूँ, लेकिन इंडियन कंडीशन में यहाँ पे पूरा न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो 2 मील आप लें। तो मैं अभी 11 बजे के लगभग शुरू करता हूँ, तो 5-6 बजे तक मैं फिनिश कर देता हूँ। अ, तो उज्ज्वल जी, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए जो भी ये देख रहे हैं, क्या आप अपना ये जो आहार का प्लान है, क्या आप उनको भी प्रोत्साहित करेंगे कि वो भी ये आहार अपनाएं? बिल्कुल प्रोत्साहित करूँगा मैं, जहाँ तक संभव हो। मुख्य रूप से जो बिंदु मैंने बताया है कि आहार को प्राकृतिक रखें। हाँ, अक्षरशः जो मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही पालन करना बड़ा मुश्किल है, मैं इसको जी, समझ सकता हूँ, है ना? पर आप यथासंभव जितना कोशिश कर सकें उतना प्राकृतिक रूप से आहार लें। अब कई लोग जो हैं वो शाकाहारी हैं, कई लोग शाकाहारी नहीं हैं, तो खाना आपका अपना चुनाव है। लेकिन थोड़ा-सा हमें दयापूर्ण, करुणापूर्ण होना चाहिए। लेकिन आहार आप वैसा रखें जो कम से कम फैक्ट्री मेड फूड से तो बचें, जी, ये तो आप कर प्रोसेस्ड सकते हैं। फूड है। और बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग है उससे बचें। आप जो घर के अंदर जो ऑयल आता है वो रिफाइंड ऑयल, हुँ, उससे बचें। सफ़ेद रंग की जो शक्कर है उससे बचें। जी, लोग कहते हैं रिफाइंड। गुड़ हेल्दी, तो गुड़ का भी संयमित प्रयोग करें, जी, है ना? ये चीज़ें मोटी-मोटी, नमक का इस्तेमाल कम करें, चिकनाई वाली चीज़ें जो घी तेल में तली हुई है दुनिया भर की, उसका कम इस्तेमाल करें। ये मोटे-मोटे प्रिंसिपल आप करें, और थोड़ा फास्टिंग करें लाइफ में, थोड़ा हुँ, उपवास लाएँ। बस। जी। आपका कुछ आखिरी एक संदेश है हमारे दर्शकों के लिए, जो अपने साथ ले जा सकते हैं? कोई मुख्य बातें? हाँ, टेक अवे मैं ये देना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि जीवन में उपवास को ज़रूर अपनाएँ। ये सारी जो धार्मिक परंपराएँ हैं, इवन हिंदू धर्म में आप देखेंगे, इस्लाम में देखेंगे, सभी धर्मों के अंदर उपवास का महत्व बताया गया है। क्योंकि फास्टिंग से आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिलता है। जी, वो आपकी जो बीमारियां हैं, शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालना, बीमारियों को दूर करने की सारी जो गतिविधियां हैं वो कब संचालित करेगी। तो आप जब फास्टिंग में होते हैं तो बॉडी रिपेयरिंग मोड में आती है। थोड़ा सा फास्टिंग जीवन में लाएं, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा लाएं, और इस जीवन पे कंट्रोल करें। जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो मेरा ये संदेश है कि इस जीवन पर खाते वक्त और बोलते वक्त दोनों वक्त कंट्रोल रखें। धन्यवाद उज्ज्वल जी। आप बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली आपसे। और तो दर्शकों, अगर आप स्वामी जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं मुझसे। आप अगर सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, थ्रेड पर, एवरीवेयर आप मुझे खोज सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। स्वामी उज्ज्वल के नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरे सारे
सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके सामने आ जाएंगे, आप फॉलो कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और यही मेरे से जुड़ने का तरीका है। और ये सारे लिंक्स हम लोग अपने वीडियो के नीचे भी हम लोग शेयर करेंगे, तो आप उसके द्वारा भी स्वामी जी से आप जुड़ सकते हैं।